नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सनराइज क्लासेस में। और आज हम लोग पढ़ेंगे पॉलिटी की आज चौथी क्लास है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास में। आज हम लोग पढ़ेंगे संविधान के, भारतीय संविधान की जो विशेषताएं हैं, विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। कुछ उसकी विशेषताएँ हैं उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। समझ में आई बात कि नहीं है? चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहली विशेषता की लिखा है, भारतीय संविधान विश्व में सबसे लंबा लिखित संविधान है। कौन सा है? सबसे लंबा संविधान इसलिए है क्योंकि भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद हैं। ठीक है। अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा सबसे पुराना संविधान किसका है, तो किसका है? अमेरिका का है। किसका है? यूएसए का है। ठीक है। क्वेश्चन कहा है भारतीय संविधान में विश्व में सबसे लंबा लिखित संविधान किसका है, तो भारत का है। लिखा है विश्व का प्रथम लिखित संविधान संयुक्त राज्य अमेरिका का है, जो 1789 ईस्वी में अपनाया गया था। यानी विश्व में जो सबसे प्रथम जो लिखा गया था, सबसे पहले लिखित संविधान कहाँ का है, तो अमेरिका का है। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत का मतलब विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान कहाँ का है, तो भारत का संविधान है। अमेरिका का संविधान है तो लिखित सबसे पहले भी है, लेकिन सबसे लंबा संविधान नहीं है। क्वेश्चन पूछा जाएगा सबसे बड़ा लिखित संविधान कहाँ का है, तो कहाँ का है? भारत का संविधान है। ठीक है। तो अगर सबसे लंबा संविधान पूछा जाएगा तो कहाँ का है? भारत का है। अगर सबसे पुराना संविधान पूछा जाएगा तो किसका है? अमेरिका का है। सबसे पहले लिखित संविधान कहाँ का है? अमेरिका का है। सबसे लंबा लिखित संविधान कहाँ का है? भारत का है। सबसे बड़ा लिखित संविधान कहाँ का है, तो भारत का है। भारत के मूल संविधान में यानी संविधान जब लागू हुआ था, वर्तमान समय में मतलब वो जो स्टार्टिंग में जो संविधान बनकर लागू हुआ था, कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। जब इस दिन संविधान लागू हुआ था, तब उस समय जब बनकर तैयार हुआ था, तब उसमें कितने अनुच्छेद थे? भाग कितने थे? भाग थे 22 भाग। कितने भाग थे? 22 भाग थे। भाग की बात करते हैं, जब बना था संविधान तो थे 22 भाग। अनुच्छेद की बात करेंगे तो अनुच्छेद कितने थे? 395 अनुच्छेद थे। 8 अनुसूचियाँ थी। कितनी अनुसूचियाँ थी? अनुसूचियाँ कितनी थी? 8 थी। वर्तमान समय में 25 भाग हैं। ये 22 भाग बढ़कर के वो जो संविधान जब लागू हुआ था तब कितने भाग थे? 22 भाग थे। लेकिन वर्तमान समय में कितने भाग हैं? 25 भाग हैं। लिखा है 470 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियाँ हैं। अब सुनो, ये तो पहले थे, यानी जब संविधान लागू हुआ था तब कितने थे? 22 भाग थे। अनुच्छेद कितने थे? 395। अनुसूचियाँ कितनी थी? 8 थी। अब वर्तमान समय में कितने हैं? 25 भाग हैं। अनुच्छेद कितने हैं? अनुच्छेद आज भी 395 ही हैं। ठीक है। अनुसूचियाँ कितनी हैं? 8 अनुसूचियाँ पहले थी, अब 4 बढ़ गई हैं। अब कितनी हो गई हैं? 12 अनुसूचियाँ हो गई हैं। संविधान में जो संविधान जब लागू हुआ था 395 अनुच्छेद थे। अनुच्छेद आज भी 395 ही हैं, लेकिन 470 जो लिखा है यहाँ पे, अनुच्छेद लिखा है 470 हो गए हैं। उसका मतलब है संविधान में कुछ परिवर्तन किया जा रहा है, यानी संविधान संशोधन किया जा रहा है अनुच्छेद 368 के तहत। संविधान संशोधन किसके तहत होता है? 368 अनुच्छेद में संविधान संशोधन की प्रक्रिया दिया गया है। अगर कोई भी नियम या कानून संविधान में हमको ऐड करना होता है तो किस अनुच्छेद में हम संशोधन करते हैं? 368 के तहत संविधान में संशोधन करते हैं। संविधान में संशोधन करते हैं तो किस तरीके से? जैसे कि जोड़ा गया, जैसे कह दिया गया, मान लिया जाए 5 अनुच्छेद है, अनुच्छेद नंबर 5 है, फिर जोड़ दिया गया 5 का का, अगला अनुच्छेद बन गया 5 का। एक तो पहले 5 था ही, एक बन गया 5 का, फिर बन गया 5 खा, फिर बन गया 5 गा, फिर बन गया 5 घा। यानी इसी 5 अनुच्छेद में जो परिवर्तन कर रहे हैं वो का खा गा करके जोड़ते जा रहे हैं। समझ में आई बात कि नहीं है? जैसे 19 बनाया गया, 19 में बोलने की स्वतंत्रता है। 19 का ए आया, 19 का बी आया, सी आया, ई आया, इसी तरह डी ई एफ करते आगे बढ़ाते चले, उनको मिला के तब 470 हो गए हैं। लेकिन जो मूल संख्या है, जो नंबर 1 2 3 ऐसे करके है, वो आज भी 395 ही है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वर्तमान समय में अनुच्छेद कितने हैं? अगर ऑप्शन में 395 नहीं होगा तब 470 प्लस मार देना। अगर अनुच्छेद
395 ऑप्शन में दिया रहेगा तो हमेशा यही मारना है। बात समझ में आई कि नहीं आई? यानी जब संविधान लागू हुआ था तब अनुच्छेद कितने थे? 395 थे। अब उनकी संख्या कितनी हो गई है? 470 प्लस हो गई है, लेकिन उसी अनुच्छेद में परिवर्तन कर करके का खा में बढ़ाते बढ़ाते कितनी हो गई है? 470 प्लस अनुच्छेद हो गई है। और जो जब संविधान लागू हुआ था तब 22 भाग थे, अब 25 हो गए हैं। अनुसूचियाँ तब 8 थी और अब कितनी हो गई हैं? 12 अनुसूचियाँ हो गई। 4 अनुसूचियाँ बढ़ी हैं, वो कैसे बढ़ी हैं, किस किस अनुच्छेद में परिवर्तन करके बढ़ाया गया, किस लिए जोड़ी गई हैं, वो हम आगे पढ़ाएंगे। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? अब देखो एक पॉइंट यहाँ पे लिखा मूल कर्तव्य का विवरण 42वें संविधान संशोधन में है। कब है? यानी मूल कर्तव्य जोड़े गए हैं संविधान में, मूल कर्तव्य का विवरण जोड़ा गया है। 42वें संविधान संशोधन किया गया है 1976 में। क्वेश्चन पूछा जाता है कि मूल कर्तव्य किस अनुच्छेद के तहत जोड़े गए हैं? तो 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए हैं। कब जोड़े गए हैं? 1976 में। संविधान संशोधन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछता है कि मूल कर्तव्य कब जोड़े गए? 1976 में जोड़े गए। कौन से संविधान संशोधन से? तो 42वें संविधान संशोधन से जोड़े गए हैं। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? यानी अनुच्छेद, अगर अनुसूची की बात करेगा तो वर्तमान समय में कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं। पहले कितनी थी? 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान समय में भाग कितने हैं? 25 भाग हैं। और अनुच्छेद कितने हैं? 470 प्लस हैं। अगर ऑप्शन में दिया रहेगा 395 और 470 नहीं दिया रहेगा तो 395 ही मारना है। दोनों ऑप्शन में दिया रहेगा तो 395 मारना है। अगर 395 नहीं होगा तो 470 प्लस मारना है। ये बात समझ में आई कि नहीं है? मूल जो कर्तव्य है किस संविधान संशोधन से जोड़ा गया है संविधान में? तो 42वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया है। और कब जोड़ा गया है? तो 1976 में जोड़ा गया है। अब बात आती है भारतीय संविधान में एकल नागरिकता। एकल नागरिकता का मतलब होता है, जैसे मान लिया जाए भारत अमेरिका, जैसे मान लिया जाए अमेरिका में, जैसे अमेरिका है USA, वहाँ कहता है कि केंद्र के लिए अलग से नागरिकता होनी चाहिए और राज्य के लिए अलग से होनी चाहिए। ठीक है, केंद्र के लिए अलग नागरिकता होनी चाहिए और राज्य के लिए अलग से होनी चाहिए। उसको बोलते हैं दोहरी नागरिकता। लेकिन हमारे भारत में सिर्फ एक की, भारत देश की नागरिकता प्राप्त कर लोगे तो तुम पूरे राज्य में और भारत में कहीं भी उस नागरिकता के लायक कहलाओगे। यानी भारतीय संविधान में एकल नागरिकता है, यानी दोहरी नागरिकता का कोई प्रावधान नहीं है। अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है भारत में कैसी नागरिकता है? तो कैसी है? एकल नागरिकता। लिखा है भारतीय संविधान उदार और कठोर का मिश्रण है। कहने का मतलब उदार और कठोर का मिश्रण इसलिए है कि भारतीय जो संविधान है वो ना ही अत्यधिक लचीला है और ना ही बहुत ज़्यादा कठोर है। उसके अंदर जो नियम कानून है ना ही बहुत ज़्यादा नियम आसान है कि मतलब थोड़े सरल बना दिए जाए, ना ही इतने ज़्यादा कठोर है जो कोई पालन ना कर सके। उसका मतलब यही है कि अंशतः कठोर है और अंशतः उदार है। ठीक है, उदार और कठोर का मिश्रण होता है। फिर कहा है संविधान जो भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है, क्योंकि संविधान सभा में वकीलों की संख्या बहुत अधिक थी। संविधान सभा में वकीलों की संख्या कितनी थी? वो बहुत अधिक थी। संख्या कितनी थी सदस्यों की? 389 थी। जब भारत का विभाजन हुआ था तब कितनी बची थी? 299। और 4 कमिश्नरी क्षेत्र थे, जिनमें से 3 कमिश्नरी क्षेत्र बचे थे। किसमें? भारत में। और एक कौन सा था? बलूचिस्तान। बलूचिस्तान कहाँ चला गया था? जब पाकिस्तान और भारत का बंटवारा हुआ था तो पाकिस्तान में चला गया था। बात समझ में है कि नहीं? क्वेश्चन पूछा जाएगा संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन है? तो BN राव। क्वेश्चन पूछा जाएगा संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अगर स्थायी अध्यक्ष से पूछा जाएगा तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपका जवाब होगा। ठीक है, संख्या कितनी थी? 389 थी। जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो संख्या भारत में कितनी बची थी? 299। 4 कमिश्नरी क्षेत्र में से 3 कमिश्नरी क्षेत्र भारत में बचे थे और एक पाकिस्तान में चला गया था, जिसका नाम है वर्तमान समय में बलूचिस्तान। ठीक है, भारत में थे, एक था तुम्हारा अजमेर
जो कि राजस्थान में पड़ता है, दूसरा था कुर्ग जो कर्नाटक में पड़ता है, तीसरा दिल्ली जो वर्तमान समय में केंद्र शासित प्रदेश के रूप में जाना जाता है। ठीक है, इस तरीके से कुछ हुआ था। जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था जिसके अंदर मूल कर्तव्य जोड़े गए थे उसको बोलते हैं मिनी संविधान। क्या कहते हैं? मिनी संविधान कहते हैं। क्वेश्चन पूछा जाएगा इनमें से मिनी संविधान किसे कहते हैं, तो दिया रहेगा ऑप्शन में, तो क्या रहेगा? जो 42वां संविधान संशोधन है जिसमें मूल कर्तव्य जोड़े गए हैं वो 1976 में जोड़े गए थे, उसे बोलते हैं मिनी संविधान। क्या बोलते हैं? मिनी संविधान। इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को अटेंड करेंगे। ये जो पॉइंट वाइज लिखा गया है इसको हम सिस्टम से एक पॉइंट वाइज लिखना है, ज़्यादा भाषा नहीं लिखना है। नोट्स जब बनाना एकदम आराम से बनाना। लिखा है भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। जो भारतीय संविधान है वो संविधान की जो पुस्तक है जो लिखी गई थी, ये संविधान सभा जो बनाई गई थी जिसमें 389 सदस्य थे, उसके अंदर जितने भी संविधान सभा थे उसमें पहली बैठक 9 दिसंबर को हुई थी, फिर दूसरी 11 को, फिर तीसरी 13 को। इसी तरह जो भी बैठकें हुई उसके अंदर 114 दिन तक बहस चला था संविधान सभा में। यानी संविधान सभा में जो पूरा संविधान है उस पर 114 दिन तक बहस चला था और कुल मिला के संविधान बनने में समय लगा था 2 साल 11 महीने 18 दिन। ठीक है, तो उसके अंदर जो संविधान सभा थी उसके द्वारा भारतीय संविधान को अपनाया गया था, ये पॉइंट लिखा है। फिर लिखा है भारत का संविधान ना तो लचीला है और ना ही कठोर है बल्कि दोनों का मिला जुला रूप है। कहने का मतलब यह है भारत का जो संविधान है ना तो ज़्यादा लचीला है, ना इतना भी लचीला नहीं है कि उसका कोई उपयोग ना हो सके। समझ में आई बात कि नहीं आई? हाँ, लाइट चली गई, देखो कितनी बस। ठीक है, लिखा है भारत का संविधान ना तो लचीला है ना ही इतना कठोर है। कहने का मतलब भारत का जो संविधान है उसमें जो नियम बनाए गए हैं ना ही इतने बहुत ज़्यादा लचीले हैं ना ही बहुत ज़्यादा कठोर हैं जिसका पालन ना किया जा सके। इसका मिला जुला रूप है। ठीक है, क्वेश्चन कभी कभी ऑप्शन दिया जाता है कि अंशतः लचीला और अंशतः कठोर है, ये ऑप्शन कभी कभी क्वेश्चन बनाता है। ठीक है, तो उस हिसाब से हम लोग देखते रहेंगे। फिर लिखा है अगला पॉइंट लिखा है, यह भारत का एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न एवं लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। लोकतंत्रात्मक गणराज्य का मतलब होता है जो संविधान में जो कानून और नियम बनाए गए हैं उसमें भारत पे जो राज्य होगा, भारत में जो सरकार जो स्थापित हो जाएगी, भारत में जो भी नियम मतलब जो उस पर राजा के तो में जैसे पहले राजा हुआ करते थे, अब कोई ना कोई मुखिया हो गया, या मुख्य आदमी होगा जो प्रधानमंत्री होगा या राष्ट्रपति होगा जो भारत पे शासन करेगा, भारत के जो कानूनों की व्यवस्था करेगा यानी उसका संचालन करेगा। तो उसमें जो लिखा है लोकतंत्रात्मक, कहने का मतलब वो लोगों के द्वारा चुना जाएगा यानी जो सरकार बनेगी लोगों के द्वारा बनाई जाएगी, ना कि किसी एक पर्सन के द्वारा बनाया जाएगा। वो भी नियम किसी एक व्यक्ति द्वारा नहीं बनाए जाएंगे, सभी व्यक्तियों का मतलब उसमें समर्थन रहेगा। ठीक है, लिखा है इनमें सभी भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकार दिए गए हैं किए गए हैं। कहने का मतलब जो भी भारत में जो व्यक्ति होंगे सभी भारतीयों को मौलिक अधिकार, जो भी अधिकार दिए जाएंगे भारत में रहने वाले व्यक्ति को, जितने भी नागरिक भारत के होंगे उन सबको अधिकार दिया जाएगा, सबको सुविधाएं दी जाएगी जो भी भारत में प्राप्त होगी यानी नागरिकों को प्राप्त होंगी। इतनी बात समझ में आएगी नहीं है? फिर लिखा है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद के अनुसार, यानी ये जो विवाद ये पॉइंट हुआ था, विवाद हुआ था सुप्रीम कोर्ट में, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद के अनुसार उद्देशिका संविधान का अंग है। उद्देशिका मतलब होता है जो उसमें जो संविधान बना था, संविधान के जो आगे का पेज होता है उस पर उद्देश्य से कुछ लिखे हुए थे, संविधान सभा के प्रस्तावना जिसको बोलते हैं। लिखा है उद्देशिका संविधान का अंग है पर इसे न्यायालय में कानूनी दर्जा प्राप्त नहीं है। लिखा है उद्देशिका को संविधान की आत्मा एवं संविधान निर्माताओं के मन की कुंजी कहा जाता है। यानी जो उद्देशिका है वो संविधान की आत्मा है, जो उद्देशिका को संविधान की मेन आत्मा बोलते हैं, यानी उसी के अनुसार सारा सिस्टम चलेगा। और जो संविधान निर्माता यानी जो संविधान को निर्माण करने वाले व्यक्ति हैं उनके मन की कुंजी उसी को बताया गया, क्योंकि सारा सिस्टम जो उसमें पॉइंट वाइज लिखा हुआ था। ठीक है, फिर लिखा है उद्देशिका में प्रस्तुत हम भारत के लोग शब्द से स्पष्ट है कि भारत की संप्रभुता भारत की जनता में निहित है। कहने का मतलब यह है कि हम भारत के लोग हैं, जो भारत में जो
भारत में जो भी सिस्टम होगा वो एक संघ के रूप में होगा, यानी हम पूरी संप्रभुता का मतलब होता है कि जो भारत का सिस्टम होगा, भारत में स्वतंत्र रूप से निर्णय ले सकता है, भारत खुद अपने आप में निर्णय ले सकता है, उसमें किसी बाहरी देश का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होगा। ठीक है, इस प्रकार से कुछ पॉइंट दिए गए हैं। फिर ये तो विशेषताएं हो गई। 42वां संविधान संशोधन जो कि अभी पढ़ाए थे, ठीक है, ये सब बात हो जाएगी। ये जो हम कल की क्लास में बताया था कि जो संविधान है, इसी कारण 26 नवंबर भारत में विधि कानून मनाया जाता है। संविधान दिवस चाहे पूछा जाएगा, चाहे विधि नियम दिवस पूछा जाएगा, चाहे कानून दिवस की बात करेगा, कब? 26 नवंबर की बात आएगा। जब भी 26 नवंबर वाली, यानी जब विधि दिवस की बात करेगा, विधि दिवस की बात करेगा या संविधान दिवस की बात करेगा, तो उसमें एक डेट बहुत जरूरी डालता है, जिसको जो डेट होती है 26 जनवरी। तो ध्यान से क्वेश्चन पर टिक करिएगा, जो ऑप्शन सही होगा 26 नवंबर वाली बात सही होगी। वो अलग बात है, जब संविधान लागू हुआ था, संविधान कब लागू हुआ था? संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी को, 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। और अंगीकार कब हुआ था? संविधान जो अंगीकार हुआ था उसकी डेट कितनी है? 26 नवंबर 1949। इस दिन संविधान बनकर तैयार हुआ था, अंगीकार हुआ था, लेकिन लागू कब हुआ था पूरे भारत में? कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। लेकिन इस तिथि को संविधान दिवस नहीं मनाया जाता है, संविधान दिवस मनाया जाता है इस दिवस को, यानी 26 नवंबर को। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि 26 जनवरी है, 26 जनवरी 1950, क्वेश्चन पूछा जाता है संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? तो अंतिम बैठक इसी जो संविधान लागू हुआ था इसके 2 दिन पहले हुई थी, 24 जनवरी 1950 को। जब 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक हो रही होती है संविधान सभा की, उसी दिन राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान अपनाया जाता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान की जो संविधान सभा है, उस संविधान सभा में कौन सी बैठक में जो राष्ट्रगीत को अपनाया गया था? तो कौन सी अंतिम बैठक थी वो? संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी। उसी दिन राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान दोनों अपनाया गया था। किसके द्वारा? संविधान सभा के द्वारा। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अब कोई कन्फ्यूजन रहेगी? यानी 26 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाएगा? संविधान दिवस पूछा जाएगा तो संविधान दिवस होगा, चाहे ऑप्शन में विधि दिवस हो, चाहे कानून दिवस हो। ठीक है, इस प्रकार से कुछ दिया रहेगा। अब बात आती है कि संविधान की प्रमुख समितियां एवं उनके अध्यक्ष। जब संविधान सभा का गठन हो गया था, संविधान बन गया था, संविधान मतलब बन रहा था, उस समय कुछ समितियां बनाई गई थी कि मतलब कौन सा काम किसको दिया जाए, और उसके एक एक अध्यक्ष बना दिए गए थे। तो उससे क्वेश्चन खूब पूछता है। ठीक है, तो किस प्रकार से है? जो संचालन कर रहे थे, संचालन, यानी अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा संचालन समिति के अध्यक्ष कौन है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होंगे। ठीक है, चाहे संचालन लिखा रहेगा, चाहे लिखा रहेगा नियम और संचालन की जब भी बात रहेगी तो किसका नाम आएगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की आएगी बात। ठीक है, तो संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संघ की बात, जहाँ जहाँ संघ की बात आएगी, जहाँ जहाँ संघ शब्द लगा रहेगा, वहाँ वहाँ कौन होंगे? जवाहरलाल नेहरू होंगे। ठीक है, ये की पॉइंट है, इसी तरह लिखते जाना। अब देखो कैसे सिस्टम बनाना है। जब नोट्स बनाना है तो जिस तरह ये लिखा है इस तरह नहीं लिखना है, हमको अलग अलग से लिखना है। नियम संचालन वाली बात करेंगे तो डॉक्टर, यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जहाँ जहाँ हैं उनको सबसे पहले लिख लेंगे। कहाँ कहाँ हैं देखो, यही तो हैं, यहाँ से देखो। हमने आपको बता, सबसे पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का नाम लिखेंगे, यानी सबसे पहले किस किस के वो अध्यक्ष हैं। पहली बात है वो संचालन समिति के हैं। ठीक, दूसरा नियम जो समिति है, संचालन समिति है। दूसरा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहाँ है? ये तो झंडा है, फिर नीचे कहाँ? नियम लिखा है, प्रक्रिया नियम। ठीक है, नियम संचालन के हो गए, नियम प्रक्रिया यहाँ लिख लो, प्रक्रिया नियम, यानी जो प्रक्रिया नियम होंगे संचालन होंगे, जो संचालन कर रहे होंगे, जो नियम बना रहे होंगे। और एक और बात आती है तदर्भ झंडा समिति, तदर्भ झंडा। ठीक, ये 3 समितियां जो होंगी, एक संचालन समिति, एक प्रक्रिया नियम समिति, एक तदर्भ झंडा समिति, इन तीनों के अध्यक्ष कौन होंगे? वो होंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दूसरी बात, जहाँ जहाँ संघ शब्द आएगा, जहाँ जहाँ संघ शब्द आएगा वहाँ कौन होंगे? जवाहरलाल नेहरू होंगे। जहाँ जहाँ संघ शब्द आएगा, देखो लिखा संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू।
फिर यहाँ और कहाँ लिखा है पंडित जवाहर, यहाँ पे लिखा है पंडित जवाहरलाल नेहरू कहाँ है, संघ शक्ति। यानी जहाँ जहाँ संघ शक्ति आएगी, जहाँ जहाँ संघ शब्द आएगा वहाँ कौन होंगे, जवाहरलाल नेहरू होंगे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इन्हीं को बोला जाता है कि संविधान के पिता। किनको बोला जाता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। दूसरी बात है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है जब संविधान सभा का गठन हुआ था तो इनका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का चुनाव कहाँ से किया गया था, तो कहाँ से किया गया था, पश्चिम बंगाल से किया गया था। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा भी गया है। इतनी बात समझ में आई कि नहीं। संघ की बात आएगा तो डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू को बात आएगा। संचालन, नियम संचालन तदर्थ संचार समिति की बात आएगा तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात आएगी। ठीक है। दूसरी बात है, जहाँ प्रांत की बात आएगी, कहाँ, जहाँ प्रांत की बात आएगी या प्रांतीय की बात आएगी, वहाँ कौन होंगे, सरदार वल्लभ भाई। सरदार वल्लभ भाई की बात आएगी। कहाँ पे, जहाँ प्रांत की बात होगी, प्रांतीय की बात होगी, वहाँ कौन आएंगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। संघ की बात आएगी तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रारूप की बात आएगी तो प्रारूप मतलब होता है, इंग्लिश में बोलते हैं ड्राफ्ट, यानी जो संविधान सभा का पूरा प्रारूप बनाया गया था, पूरा ड्राफ्ट बनाया गया था, प्रोफार्मा जो बनाया गया था, पूरा किनके द्वारा बनाया गया था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा। ठीक, तो उनका नाम आएगा। जब प्रारूप समिति के अध्यक्ष की बात करेगा तो भीमराव अंबेडकर की बात आएगी। दूसरी बात, तदर्थ संचार समिति बता ही दिए हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वित्त एवं स्टाफ लिखा था, वित्त एवं स्टाफ समिति के अध्यक्ष कौन थे, सिन्हा थे, MN सिन्हा। ठीक है। अब देखो हम बता दिए हैं, एक तो बात आई है मूल की लिखा है मूल एवं अल्पसंख्यक समिति। ठीक है। एक मूल और अल्पसंख्यक समिति होती है, एक होती है उप समिति। ठीक है। जब उप समिति की बात आएगी, मूल उप समिति, तब JB कृपलानी लगाना। लेकिन जब समिति लिखा रहेगा, ये उप समिति, उप नहीं लगा रहेगा, खाली समिति रहेगा, तो इसका आंसर JB कृपलानी नहीं होगा। ठीक है। आगे बताएंगे अभी कौन सा नाम होगा। ठीक है। तो जब भी याद रखना, कनेक्ट करके शब्द लिखना, जब मूल उप समिति की बात करेगा, मूल उप समिति, मूल अधिकार उप समिति, तब JB कृपलानी, और अल्पसंख्यक उप समिति तब HC मुखर्जी का नाम आएगा। नियम संचालन वाली बात तो हम बता ही दिए, कौन आएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आएंगे। बात समझ में आएगी नहीं। जब मूल उप समिति की बात आएगी तो तुम्हारे हो जाएंगे JB कृपलानी। जब हो जाएगी अल्पसंख्यक उप समिति की बात आएगा तो HC मुखर्जी आ जाएंगे। ठीक, इस तरह हो जाएगा। फिर आएगी नियम संचालन, वो भी तो हो गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर कार्य संचालन कर रहे थे, कार्य संचालन किनको सौंपा गया था, KM मुंशी जी को। इस प्रकार से तुम्हारी जो जानकारियां हैं वो हो गई। ठीक, इस प्रकार से जो संघ की बात जहाँ जहाँ आएगी तो वहाँ कौन आएंगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रांत की बात आएगी तो वहाँ कौन होंगे, सरदार पटेल भाई आ जाएंगे। दूसरी बात है, जब भी नियम की बात करेगा, संचालन की बात करेगा और तदर्थ झंडा समिति की बात करेगा तो कौन आएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आएंगे। ठीक है। संघ, जहाँ जहाँ संघ होंगे वहाँ वहाँ जवाहर होंगे। ठीक है। अगर मूल अधिकार उप समिति की बात करेगा तो JB कृपलानी का नाम याद रखना। अल्पसंख्यक उप समिति की बात करेगा तो HC मुखर्जी की बात याद रखना। समझ में आई बात कि नहीं। आज की क्लास इतनी तक के लिए, कल की क्लास हम लोग कंटिन्यू करेंगे। नोट्स जिस तरह हम बताए हैं ठीक उसी प्रकार बनाना है, ना कि जिस हिसाब से जो लिखा हुआ, क्योंकि इसमें कुछ ऊपर नीचे करके लिखा है। हम एक व्यक्ति जैसे हम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का नाम लेते हैं, वो जिन समिति के अध्यक्ष होंगे सबसे पहले उन्हीं का नाम आएगा, वही समितियां आ जाएंगी। यानी उनके नाम से जितनी समिति होंगी अध्यक्ष, वो उनको एक साइड लिखेंगे, उसके बाद दूसरे व्यक्ति का नाम लिखेंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि यहाँ पर लिखा है जवाहरलाल नेहरू, फिर ऊपर नीचे कहीं लिखा होगा, जैसे यहाँ पर लिखा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बीच में 3 नाम लिखे हैं, ऊपर फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इस तरीके से हमको याद करने में बड़ी कठिनाई होगी। हम जिस तरीके से बताएंगे उतना सिस्टम से याद हो जाएगा। समझ में आई बात कि नहीं है। तो थैंक यू दोस्तों, आज की क्लास यहीं तक।